आज हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी की। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी सभी जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण। समानता देखा होगा, हम लोग अगर कोई भी वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं, कोई भी थिंग अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं वो तो ऑब्वियसली नीचे की ओर आती है। तो ऐसा कौन सा अट्रैक्शन फोर्स हमारी अर्थ लगाती है जिसके कारण ये चीज़ें जो हैं वस्तुएं नीचे की ओर गिरती हैं। सबसे पहले भूकेंद्री के बारे में सबसे पहले टॉल्मी ने बताया। टॉल्मी के बाद आर्यभट्ट ने एक्सप्लेन किया। टॉल्मी ने बताया कि सूर्य के चारों ओर जो है हमारी पृथ्वी, ग्रह, इस टाइप के जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते रहते हैं, उनका पथ लगभग जो है वृत्ताकार होता है। इसके बाद आर्यभट्ट के बाद जॉनसन केपलर, और जॉनसन केपलर के बाद न्यूटन ने इन सबको एक्सप्लेन किया होता क्या है। तो अगर हम सौर परिवार की बात करें तो सौर परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह ऐसी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रह की, यानी प्लैनेट की। ग्रह, प्लैनेट। अगर हम प्लैनेट की बात करें कि प्लैनेट क्या होते हैं, ग्रह किन्हें कहते हैं, ग्रह क्या होते हैं, तो ग्रह ऐसे आकाशीय पिंड हैं, यानी हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे बॉडी जो सन के अराउंड मूव करते हैं, यानी ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर, ये हमारा सन है, ठीक है, ये सन हो गया, और इसके सन के इस तरह से अपनी अपनी ऑर्बिट में, कक्षा में क्या करते हैं, ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं अपनी अपनी ऑर्बिट में, अपनी अपनी ऑर्बिट में वो चक्कर लगाते रहते हैं। जो ऐसी सोलर बॉडीज़ हैं, ऐसी सोलर बॉडीज़ जो सन के अलोंग, सन के सराउंडिंग चारों ओर क्या करते रहते हैं, अपने अपने ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उन्हें हम लोग प्लैनेट कह देते हैं। उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, प्लैनेट कह देते हैं। अब प्लैनेट कौन कौन से आते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्लैनेट होते हैं हमारे, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है, सबसे छोटा प्लैनेट कौन है। तो एक प्लैनेट है हमारा मरकरी, थोड़े से एक जो मेन आपके प्लैनेट हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। एक प्लैनेट है हमारा मरकरी, बुध, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी यानी बुध, ठीक है, बुध ग्रह। बुध ग्रह, इसकी क्या, हर एक प्लैनेट की अपनी एक विशेषता है, अपनी एक खासियत है। अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी सूर्य के सबसे निकट है। बुध ग्रह जो हमारा है ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 88 दिन का है। इसका पीरियोडिक टाइम कितना है, ठीक है, इसका पीरियोडिक टाइम 88 दिन है। 88 दिन का मतलब इस सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेता है। सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेता है, ये बुध की खास बात। और चूंकि सूर्य के निकट है इसलिए इसका टेम्परेचर भी हाई रहता है, टेम्परेचर भी इसका क्या रहता है, हाई रहता है, ज़्यादा रहता है। दूसरे अगर हम बात करें जुपिटर, जुपिटर की बात करें यानी बृहस्पति, अगर बृहस्पति की बात करें, जुपिटर की बात करें, बृहस्पति सब हमारे सौर मंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। इतना बड़ा ग्रह माना जाता है कि अगर इसके टुकड़े करे जाएं तो पृथ्वी के बराबर लगभग 84 जो है टुकड़े किए जा सकते हैं। इतना बड़ा ग्रह है, पृथ्वी के बराबर लगभग 84 टुकड़े किए जाते हैं। यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रेडियस बहुत ज़्यादा है इसलिए ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर इसके सब प्लैनेट की बात करें, सब प्लैनेट मतलब सैटेलाइट, सैटेलाइट मतलब उपग्रह। अगर उपग्रह की बात करें तो इसके कितने उपग्रह हैं, इसके 63 उपग्रह हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, ठीक है। जुपिटर के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं, ठीक है, किसके, जुपिटर के। इसी तरह अगर हम बात करें वीनस, वीनस यानी शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह, इसकी क्या खास बात है, ठीक है, शुक्र ग्रह की खास बात यह है ये सबसे चमकीला ग्रह है। इसकी क्या खास बात है, ये सबसे चमकीला ग्रह है, और इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, अगर पूछे कि सौरमंडल में हमारा टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किसका है तो वो वीनस का है। हालांकि ये मरकरी ये बुध के पास है, लेकिन इसका टेम्परेचर भी हाई रहता है और सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम वीनस है। वीनस माने ही चमकीला होता है, ठीक है, इसीलिए इसको वीनस कहते हैं, क्योंकि इस ग्रह की खास बात क्या है, ये चमकता रहता है, ठीक है। जुपिटर
सबके पीछे जो है सब लोग पीछे पड़े हुए हैं, अमेरिका, इंडिया सभी पीछे पड़े। कौन से ग्रह के पीछे? मार्स यानी मंगल। मंगल की बात करें, मंगल में एक खास बात है, मंगल का जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के बराबर ही माना जाता है। जैसा एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ का है वैसा ही एटमॉस्फेयर है, लेकिन लोग क्यों ऐसी संभावनाएं तलाश रहे हैं कि जो है मंगल पर जीवन है। मंगल को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं, इसे हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, रेड प्लैनेट, लाल ग्रह। इसकी खास बात क्या है, यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर मंगल ग्रह पर मेथेन गैस है। कौन सी गैस है? मार्स, इसीलिए इसका नाम मार्स है। मार्स का मतलब कौन सी गैस पाई जाती है? मार्स गैस पाई जाती है। मार्स गैस मतलब मेथेन गैस पाई जाती है। इस प्लेनेट पर मेथेन गैस पाई जाती है। और मेथेन गैस के बारे में बताया जाता है, मेथेन गैस कहाँ मिलती है? मेथेन गैस वहाँ मिलती है जहाँ दलदली स्थान होते हैं, जहाँ दलदल होता है, कीचड़ होता है, वहाँ पर हमें कौन सी गैस मिलती है? देखा होगा जहाँ पर कूड़ा कचरा पड़ा होता है वहाँ से एक स्मेल सी आया करती है। वो किस गैस की स्मेल आती है? मेथेन गैस की स्मेल आती है। तो हमें कौन सी गैस वहाँ मिलती है? हमें वो मेथेन गैस। जब वहाँ पानी है, दलदल है, इसका मतलब पानी है, पानी है तो वहाँ पर जीवन संभव है। इसीलिए सभी लोग किसके? मंगल के पीछे पड़े हुए हैं। सभी लोग मंगल के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। मंगल ग्रह के दो जो हैं आपके सैटेलाइट हैं, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह। और हमारी जो अर्थ है, अर्थ, ठीक है, पृथ्वी, अगर पृथ्वी की बात करें तो इसे हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? इसे हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह मतलब यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर पानी ज़्यादा है, ठीक है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा पानी ज़्यादा होने के कारण ये हमें दूर से कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इसलिए हम लोग इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। यहाँ पर जीवन संभव है, ठीक है। तो हर एक ग्रह की अपनी एक खास बात है। इस पर नियम दिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। द लॉ ऑफ न्यूटन्स जो है ग्रेविटेशनल लॉ। अगर इसकी बात करें तो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में क्या कहा? अगर न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में हम समझें, ठीक है, तो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में बताया कि अगर कोई दो बॉडीज हैं, ठीक है, ये ग्रेविटी की बात कर रहे थे, यूनिवर्स की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूनिवर्स में अगर कोई दो बॉडीज हैं जिनके मास m1 और m2 हैं और बीच की डिस्टेंस r है, कोई हमारे जो है यूनिवर्स में दो बॉडीज हैं m1 m2 और उनके बीच की डिस्टेंस r है, तो उनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है? एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। वो अट्रैक्शन फोर्स इसके मास के क्या होता है? इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके मास के प्रोडक्ट के क्या होता है? मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को आपस में मिला दें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं कांस्टेंट मेंशन करते हैं और इस कांस्टेंट को कहते हैं g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जहां ये जो g है, ठीक है, जहां g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जहां जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जहां जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू आती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आती है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के अपॉन केजी स्क्वायर आती है। इसकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसकी डायमेंशन बहुत पूछी जाती है। इसकी डायमेंशन बताइए, इसके यूनिट बताइए, ठीक है। ये कौन सा नियतांक कहलाता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर आपसे यूनिट पूछी जाए, डायमेंशन पूछी जाए तो किस तरह से निकालते हैं? एक बार इसको हम फिर से रिपीट कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत पूछा था न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ। उन्होंने कहा कि अगर कोई दो जो है आपकी बॉडीज हैं, यूनिवर्सल बॉडीज हैं, m1 m2 हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो उन्होंने क्या कहा कि इनके बीच लगने वाला कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल,
इनका आकर्षण बल इनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी इनके द्रव्यमान जिनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों को एक बार मेंशन कर देते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, G कह देते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह देते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कह देते हैं, और इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होती है। अब इसके बाद अगर आ जाता है आपसे कहा जाए कि इसके यूनिट बताइए, यूनिट अगर हम लोग निकालें, ठीक, तो हम लोगों ने लिखा F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। J m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यहाँ से G बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 m2, ये हो जाएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगी, इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये तो इसकी यूनिट हो गई, ठीक। ये इसकी क्या आ गई, यूनिट आ गई। अगर डायमेंशन की बात करें, विमा की बात करें, डायमेंशन की बात करें तो न्यूटन के लिए mLt-2, मीटर के लिए L2 और kg के लिए m2, ठीक। अब क्या हो जाएगा, m-1 L3 और t-2, ये इसकी क्या निकल आई, डायमेंशन निकल आई, ये इसके डायमेंशन निकल आई। क्लियर है, यानी इस तरह से हमने यूनिट निकाल ली, ठीक, और ये हमने डायमेंशन निकाल दी। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में इसकी वैल्यू कितनी बताई थी, इसकी वैल्यू बताई थी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये इसकी जो है वैल्यू हो गई। अब अगर हम इसके बाद बात करें कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में, यानी एक तो ये जी हो गया और एक होता है हमारा स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या होता है, सबसे पहले स्मॉल जी के बारे में आपको बताते हैं। स्मॉल जी होता क्या हमारा, स्मॉल जी हमारा जो होता है इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मतलब गुरुत्वीय त्वरण, इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अब गुरुत्वीय त्वरण की बात करें, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब त्वरण, एक्सीलरेशन। त्वरण का क्या होता है, त्वरण अगर हमने पढ़ा है प्रीवियस जो है चैप्टर्स में, क्या पढ़ा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में तुमने पढ़ा कि जब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि त्वरण यहाँ पर क्या होता है, तो यदि कोई पिंड, जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से छोड़ी जाती है तो उसके वेग में जो परिवर्तन होता है, जैसे जैसे आएगा उसका वेग बढ़ता जाएगा, उसके वेग में जो परिवर्तन होता है उस वेग में उसको हम लोग कौन सा त्वरण बोल देते हैं, इसे हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कह देते हैं, स्मॉल जी कह देते हैं। और हमारी अर्थ पर इसकी वैल्यू लगभग कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब पूछा जाता है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है, ठीक है। स्मॉल जी बहुत पूछा जाता है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन है। यानी स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध हमें दिखाना है कि क्या संबंध है। तो F बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा, F बराबर पढ़ा G MEM। मान लीजिए, अब इसको समझ लीजिए, ये हमारी अर्थ, ये इसकी रेडियस, ये इसके रेडियस, ठीक है। यहाँ पर कोई बॉडी रखी हुई है, सरफेस पे मान लेते हैं, ठीक है। इसका मास कितना, इसका मास me, यहाँ पर जो बॉडी इसका मास स्मॉल m। तो अब इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। तो क्या लिख देंगे, MEM, यानी मास ऑफ अर्थ है ये, MEM अपॉन RE स्क्वायर। जब कोई बॉडी ऊपर की ओर गिरती है तो F बराबर क्या, न्यूटन के सेकेंड लॉ से F बराबर ma होता है, यहाँ से क्या लगेगा, F बराबर mg लग जाएगा न्यूटन के सेकेंड लॉ से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू
सेकेंड लॉ, न्यूटन के अगर सेकेंड लॉ से हम निकालें, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, F बराबर mg हो जाएगा, और mg दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, तो mg बराबर कैसे लिख देंगे, g m अपान आर ई स्क्वायर। ये m से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो g बराबर कितना हो जाएगा, g बराबर g m e अपान आर ई स्क्वायर। यहाँ से हम बड़ी आसानी से g की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मास पता है और इसकी रेडियस भी पता है। थैंक यू।